हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका जो है 27 जनवरी 2023 यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो इसमें आज हम लोग हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आप लोगों का एग्ज़ाम 20 अगस्त को होना है, समय भी बहुत कम है, इसीलिए हम लोग अब लास्ट टाइम है तो हिंदी का भी एक सेट प्रैक्टिस हम लोग प्रीवियस ईयर का देखेंगे कि इसमें हम लोग का जो है कितना तैयारी है, कितना नंबर आता है। तो हिंदी में आप लोगों को पता ही है कि 2 भागों में डिवाइड होता है, जो कि 15 नंबर आपका जो है गद्यांश से रहता है और जो 15 नंबर है आपका CDP बेस्ड रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन हिंदी का। तो सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है, बचपन के पहले 2 सालों तक बच्चे भाषा को केवल सुनते और बोलते हैं, उनके जीवन में किताब की कोई कल्पना तक नहीं होती। बचपन के पहले 2 साल तक मतलब कि बोला जाता है कि बच्चे सिर्फ केवल सुनते और बोलते हैं, उनके जीवन में किताब का कोई कल्पना नहीं होता है। फिर वह धीरे धीरे किताबें उनके जीवन में आती है। हम किताब किसे कहेंगे? जब कुछ ऐसे पन्नों को एकत्र किया जाता है जिन पर कुछ लिखा हुआ या छपा हुआ होता है, किताब बन जाती है। ठीक, उसके बाद है, बहुत पहले भारत और उसके आसपास के देशों में ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था या चित्र बनाए जाते थे। फिर उन पत्तों को इकट्ठा करते थे और उन्हें धागों से बांध दिया जाता था। इन ताड़ पत्तों पर केवल ऐसे लोग लिखते थे जिनकी लिखाई सुंदर होती थी और जो सुंदर चित्र बनाते थे। तो वह ताड़ का जो पत्ता होता था उसमें जो सिर्फ उन्हीं लोगों के द्वारा लिखा जाता था जिनकी लिखाई सुंदर होती थी और जो सुंदर चित्र बना पाते थे। जर्मनी में छपाई की मशीन का आविष्कार हुआ जिसके कारण किताबें मशीन से छपने लगी। मशीन से छपने का फायदा यह था कि किताबों की बहुत सी प्रतियां एक साथ छप सकती थी। तो जब मशीन का आविष्कार हुआ जर्मनी में फर्स्ट टाइम, तो उससे यह फायदा होने लगा कि किताबों का बहुत सारा प्रति जो है एक साथ मतलब कि छपाई होना शुरू हो गया। पर नुकसान यह था कि हर किताब एक जैसी दिखाई देती थी। मशीन से छपाई के बाद लिखने वालों की वह छाप किताबों से गायब हो गई। जो पहले इंसान लिखा करता था वह जो है अब क्या हो गया, गायब हो गया। इस तरह से कुछ जब पहले किताब नहीं हुआ करता था, उसके बाद जब मशीनों का आविष्कार हुआ उसके द्वारा किताबों की छपाई हुआ। तो इन्हीं सारे बातों के मतलब की बारे में इसमें दिया गया है गद्यांश में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, मशीन से किताबें छपने का क्या फ़ायदा हुआ? तो जब मशीन का आविष्कार हो गया तो उसमें क्या होने लगा कि बहुत सारी प्रतियों एक साथ छपने लगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तकों की बहुत सारी प्रतियों एक साथ छपने लगी, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब है। उसके बाद है, गद्यांश के अनुसार छपाई की मशीन का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो गद्यांश के अनुसार सबसे पहले छपाई वाला जो मशीन है उसका सबसे पहले आविष्कार आपका जर्मनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, गद्यांश के अनुसार पहले 2 वर्ष तक बच्चे भाषा के किस रूप में परिचित हो पाते हैं? तो यहाँ पे गद्यांश में दिया गया था कि शुरुआत के जो 2 वर्ष होते हैं उस समय बच्चे सिर्फ सुन सकते हैं और बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाषा के मुद्रित रूप या भाषा के श्रव्य रूप से, भाषा के लिखित रूप से, भाषा का चित्रात्मक रूप से। तो भाषा के श्रव्य रूप से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो सिर्फ वह बच्चे क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, छपाई के आविष्कार से पहले लिखाई किस पर की जाती थी? जब मशीन नहीं हुआ था, जब मशीन का आविष्कार नहीं हुआ था छपाई वाला, तो उससे पहले जो है किस चीज़ पर लिखाई होता था? तो ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ताड़ पत्तों पर किन लोगों द्वारा लिखवाया जाता था? तो अभी हम लोग गद्यांश में पढ़े कि ताड़ के पत्तों पर सिर्फ उन्हीं लोगों के द्वारा लिखा जाता था जिनका लिखावट क्या होता था, सुंदर होता था और जो सुंदर चित्र बनाते थे। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए कौन सा होगा, जिन लोगों की लिखाई सुंदर होती थी। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आविष्कार का अर्थ क्या होता है? तो आपको बताना है तो आप अपने मन से भी मतलब कि अपने दिमाग लगा के भी बता सकते हैं इस क्वेश्चन को। आविष्कार का अर्थ क्या है? रचना, खोज, निर्माण, शुरुआत। तो खोज आपका जो है क्या है, एक प्रकार का आविष्कार है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, जो सुंदर चित्र बना पाते थे इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो बताना है, जो सुंदर चित्र बना पाते थे।
बना पाते थे। इस वाक्य में रेखांकित शब्द बताना है क्या है, सर्वनाम है, क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है। तो विशेषण आपका मतलब कि यहाँ पे एक तरह से चित्र का विशेषता बता रहा है कि चित्र कैसा है, तो सुंदर है। तो जो संज्ञा का विशेषता बतलाता है वह विशेषण हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिर धीरे धीरे किताबें उनके जीवन में आती है, रेखांकित शब्द गद्यांश में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो फिर धीरे धीरे जो है वो बचपन का जो पहले जो 2 साल होता है उसमें तो सिर्फ बच्चे बोलते हैं, सुनते हैं। उसके बाद का जो समय आता है उसके धीरे धीरे उसके लाइफ में जो किताबें आने लगता है, मतलब कि बच्चों के जीवन में जो है किताबें आने लगता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे है, सुंदर शब्द का समानार्थी शब्द है। तो सुंदर का जो समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, खूबसूरत। उसके बाद है नैन, नक्शा, अच्छा, नेक। तो आपका राइट आंसर खूबसूरत हो जाएगा। खूबसूरत मतलब ही होता है सुंदर, यानी कि ब्यूटीफुल। उसके बाद आगे आपका जो है सेकंड का ध्यान से दिया गया है, तो इसे भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये बच्चे उतने बच्चे नहीं कि उनमें कभी कभी ढूंढ सके हम अपना बचपन, इनकी उम्र तो उनकी असल उम्र से भी ज़्यादा लगती है, कभी कभी तो हमसे भी ज़्यादा। उसके बाद है, इनकी आत्माओं में गौरैया के घोंसले नहीं है, लेकिन नई चीज़ों के बारे में ये हमसे ज़्यादा जानते हैं। हम जिन तकनीकी उपकरणों के सामने पहुंचते ही कचाकर ठिठक जाते हैं कुंड होकर, ये बिना किसी हिचक के दबाना शुरू कर देते हैं उसके बटन। उसके बाद है, न कोई घबराहट न गलती हो जाने की आशंका, विश्वास से भरे हैं इनके चेहरे। तो यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया। उसके बाद है, फिर जिन रास्तों की इन्हें खबर नहीं उन्हें खोज लेंगे ये। तो जिसका जो है इसे मतलब कुछ पता भी नहीं है, बट उस चीज़ों का यह क्या कर लेते हैं, खोज कर लेते हैं, आविष्कार कर लेते हैं। इस तरह से कुछ बच्चों के बारे में बताया गया है। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, इनकी आत्माओं में गौरैया के घोंसले नहीं, वाक से अभिप्राय है। तो इनकी आत्माओं में जो है गौरैया के घोंसले नहीं है, इस बात से किस चीज़ का आशय है वही आपको बताना है। फर्स्ट है कि बच्चों को किसी बात का ज्ञान नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसे किसी बात का ज्ञान नहीं है, तो गलत ही हो जाएगा। बच्चों में मौसमियत नहीं रह गई, बिल्कुल सही बात है। बच्चों की आत्माओं में गौरैया के घोंसले नहीं, कहने का मतलब हो गया कि बच्चों में जो है मौसमियत जो है वो नहीं रह गया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे है आपका, कवि के अनुसार आज के समय में बच्चों में हम अपना बचपन क्यों नहीं देख पाते। तो कवि के अनुसार जो है आज के बच्चों में जो है अपना बचपन क्यों नहीं देख पाते वही आपको बताना है। फर्स्ट है, इनका शरीर गठन हमारी पीढ़ी से बिल्कुल भिन्न है। ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये अपने बचपन में झोंकने की अनुमति नहीं देते, ये भी गलत हो जाएगा। ये हमारी पीढ़ी वाले खेल नहीं खेलते, बट ये जो है आपका जो 3 नंबर सही हो जाएगा। अभी के जो बच्चे होते हैं इसमें बचपना नहीं दिख पाता है। इसका कारण है कि ये बच्चे जो है हमारे जो पूर्वज जो पीढ़ी के खेल खेलते थे वैसा खेल अब ये मतलब कि अभी के युग के बच्चे के द्वारा नहीं खेला जाता है। उसके बाद आगे है, आज के बच्चे किन चीज़ों के बारे में हमसे अधिक जानते हैं। तो आपको बताना है कि आज के बच्चे जो है किन चीज़ों के बारे में हमसे अधिक जानते हैं। तकनीकी उपकरणों का प्रयोग, पक्षियों का रहन सहन, वयस्कों का बचपन, अपना इतिहास। तो तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करना जो है अभी के बच्चे मतलब कि जिस तरह से हम मतलब कि अचकचा जाते हैं, बट वो जो है ये बिना किसी हिचक के दबाना शुरू कर देते हैं उसके बटन। तो इस तरह से मतलब जो तकनीकी उपकरण का प्रयोग है वो बच्चे बहुत ही ईजी रूप से कर लेते हैं। उसके बाद है, जिन रास्तों की इन्हें खबर नहीं, कवि किन रास्तों की ओर संकेत कर रहा है। तो बच्चों के बारे में कहा गया था जिन रास्तों की इन्हें खबर नहीं बट उसकी वह खोज कर लेती है। तो यह किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। जैसे है, जो रास्ते विद्यालय की ओर जाते हैं, ये जिस तकनीकी से अभी अपरिचित है, ब्रह्मांड के रहस्य, वयस्कों की कार्यशैली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये जो है जिस तकनीक से अभी क्या है अपरिचित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्हें इस चीज़ का मतलब कि ज़रा सा भी खबर नहीं है बट इस चीज़ का ये क्या कर लेते हैं, खोज कर लेते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद है, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द भिन्न है। तो आपको अलग शब्द बनाना है। जैसे कुंड है, कुंडा है, कंठ है, उसके बाद कुंडित है। तो यहाँ पे जो है आपका कंठ हो जाएगा। सब में कु की यहाँ पे मतलब कि जो हिज्जे दिया गया है, बट आपका कंठ जो है एक अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3।
उसके बाद है अगला क्वेश्चन, अचकचा कर ठिठक जाते हैं। अचकचा कर जो है ठिठक जाते हैं, रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? अचंभित होकर, झुंझलाकर, हड़बड़ाकर, घबराकर। तो यहाँ पे घबराकर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, घबराकर। उसके बाद यहाँ से आपका CDP यानी कि बाल विकास से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू होता है। तो अभी तक आप लोग चैनल पे नए हैं, सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसके बाद बहुत सारे वीडियो जो है अपलोड किया गया है, जैसे कि हिंदी का EVS, CDP, उसके बाद मैथ्स का। तो आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो सारे सेट प्रैक्टिस आप लोग एक बार, अभी समय बहुत कम है तो आप लोग आराम से 1 या 2 मतलब कि 2 सेट प्रैक्टिस डेली आप लोग लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वे पुस्तक जिनमें शब्द न लिखे हो या बहुत कम शब्द हो, जो बच्चों के दृश्यात्मक चिंतन और अवलोकन कौशल में वृद्धि करती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो वह पुस्तक जिनमें शब्द बहुत कम लिखा हो या बहुत कम शब्द हो, जो बच्चों के दृश्यात्मक, उसमें जो है चित्र वगैरह जो है मतलब कि बना हुआ हो, तो वह पुस्तक जो किस प्रकार का होगा? तो वह चित्रात्मक पुस्तक होगा, ऑप्शन नंबर 1। जैसे कि यहाँ पे मतलब कि उसके बारे में, जैसे यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है, एक पेड़ बनाया हुआ, इस तरह का चित्र बनाया हुआ रहता है, तो वह जो एक तरह से चित्रात्मक पुस्तक के तौर पे देखा जाएगा। उसके बाद आगे है आपका, तंत्रिका संबंधी विकार से हुई संज्ञानात्मक क्षति जिसमें शिक्षार्थी अक्षरों और शब्दों को पढ़ पाने और व्याख्या कर पाने में असमर्थ रहते हैं तथा एक समान आकृति व ध्वनि से भ्रमित हो जाते हैं, इसे क्या कहा जाएगा? तो आपको बताना है कि तंत्रिका संबंधी विकार से हुई संज्ञानात्मक क्षति जिसमें शिक्षार्थी अक्षरों और शब्दों को पढ़ पाने में क्या होते हैं? व्याख्या कर पाने में असमर्थ रहते हैं तथा एक समान आकृति व ध्वनि से भ्रमित हो जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? अधिगम विकलांगता, अधिगम प्राथमिकता, अधिगम शैली, अधिगम भिन्नता। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो अधिगम की विकलांगता, मतलब कि अधिगम में उसे परेशानी हो रहा है, पढ़ने में परेशानी हो रहा, शब्द के अंतर करने में परेशानी हो रहा, तो एक तरह से अधिगम में वहाँ पर क्या है? विकलांगता है। उसके बाद है गुणवत्तापरक शिक्षण अधिगम सामग्री क्या कर सकती है? तो गुणवत्तापरक जो शिक्षण अधिगम सामग्री है वह क्या कर सकती है? फर्स्ट है, अध्यापक को भाषा सिखाने में मदद कर सकती है। उसके बाद शिक्षार्थियों को भाषा अर्जित करने में मदद करती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाती, बिल्कुल सही बात है। गुणवत्तापरक शिक्षण अधिगम सामग्री क्या करता है? शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है सीखने सिखाने की, उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सुगम और सहज बनाती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, वे शिक्षण सामग्री जो कुछ निश्चित कौशलों जैसे पठन, श्रवण, उच्चारण आदि के लिए है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो वे शिक्षण सामग्री जो निश्चित कौशलों जैसे पठन हो गया, श्रवण हो गया, उच्चारण आदि के लिए है, उन्हें क्या कहा जाता है? कौशल आधारित शिक्षण सामग्री, श्रवण भाषिक शिक्षण सामग्री, ज्ञान विषयक शिक्षण सामग्री, कक्षाई शिक्षण सामग्री। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा? तो यहाँ पे जो है श्रवण भाषिक शिक्षण सामग्री यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पठन है, श्रवण है, उच्चारण है, तो ये जो है श्रवण भाषिक शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है, वे कौन सी त्रुटियाँ हैं जो बच्चे सामान्यतः तब करते हैं जब वे किसी स्वर या व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाते, जब वह तेजी से वाचन करते हैं और किसी विशेष अक्षर को कहने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, यह उनके स्वनिम स्तर को प्रभावित करता है। तो क्या होगा ये? उच्चारण, वर्तनी, कोश विषयक या संस्कृति? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्चारण। मतलब कि उच्चारण में बच्चे को क्या हो रहा, स्वर और व्यंजन के उच्चारण मतलब कि सही से नहीं कर पा रहा, तो यह उच्चारण से संबंधित है, तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 उच्चारण। उसके बाद अगला है आपका, एक अध्यापिका कक्षा में शिक्षण सामग्री के रूप में सिक्के, नक्शे, टिकट आदि का प्रयोग करती है, इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री को क्या कहा जाएगा? तो एक शिक्षिका जो है यानी कि अध्यापिका शिक्षण सामग्री के रूप में सिक्के, नक्शे, उसके बाद टिकट आदि का प्रयोग कर रही है, तो इस प्रकार का शिक्षण अधिगम सामग्री जो है क्या कहलाएगा आपको बताना है। जैसे घर की वस्तुएं, वास्तविक वस्तुएं या रियली मतलब कि रियल, जो उसके बाद है शिक्षण सामग्री, कक्षा कक्ष सामग्री। तो ये जो वास्तविक
वस्तुएं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के मतलब कि सिक्का लेके, टिकट लेके, नक्शा लेके यदि बच्चे को पढ़ा रही है तो वह एक तरह से वास्तविक वस्तु का क्या कर रही है, इस्तेमाल कर रही है। उसके बाद है वे विद्यार्थी जो शब्दों में किसी अक्षर को छोड़ने जैसी वर्तनी संबंधी गलतियों करते हैं वो किससे ग्रस्त है। कोई विद्यार्थी है जब किसी शब्दों को या मतलब कि कहानी को पढ़ता है तो वह बच्चा क्या करता है, छोड़ छोड़ कर पढ़ने लगता है। तो यह जो कठिनाई है, यह जो त्रुटि है, यह किस श्रेणी में आएगा। जैसे गति संचलक विषयक विकलांगता, संरचनात्मक विकलांगता, वाक क्षति, अधिगम विकलांगता। तो ये जो है आपका अधिगम विकलांगता के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे है आपका, एक अध्यापक ने महसूस किया कि एक विद्यार्थी बोलते और लिखते समय लगातार जो है कुछ गलतियां करता है। तो एक शिक्षक जो ऐसा महसूस किया है कि एक विद्यार्थी जो है बोलते और लिखते समय कुछ लगातार जो है गलतियां कर रहा है। जैसे वाक्य है, चूंकि तुम संघर्ष कर रहे हो, इस वाक्य को इस प्रकार बोलता है, संघर्ष की स्थिति में तुम्हें क्या करना चाहिए। इस प्रकार की गलतियां क्या कहलाती है। कोश विषयक, वर्तनी, संरचनात्मक या स्वनिम ध्वन्यात्मक। तो यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, संरचनात्मक। तो जो इस तरह का गलती जो है आपका संरचनात्मक के अंतर्गत आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है, किसी नवीन कोश विषयक या संरचनात्मक अवधारणा को स्पष्ट करते समय संवादों के लिए किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। तो किसी नवीन कोश विषयक या संरचनात्मक अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए संवाद के लिए किस प्रकार का सामग्री का प्रयोग होगा। पाठ्यपुस्तक, विश्वकोश, शब्दकोश या वास्तविक वस्तुएं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो ये जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक, यानी कि वास्तविक वस्तुएं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किसे बच्चों के साहित्य की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो इनमें से जो ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि किसे जो है बच्चों के साहित्य के श्रेणी में हम लोग नहीं रखेंगे। जैसे चित्रात्मक पुस्तक है, ये तो रहेगा। उसके बाद विश्वकोश है, मिथक और अनुश्रुतियाँ, ये भी रहेगा। इतिहास के नायकों की कहानी, ये भी होगा। बट विश्वकोश जो है, ये जो है बच्चों के जो साहित्य की श्रेणी है उसमें हम लोग नहीं ऐड करेंगे विश्वकोश, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद आगे है, भाषा संबंधी गतिविधियों के चयन के मानदंड क्या हो सकते हैं। तो आपको बताना हो कि भाषा संबंधी जो गतिविधि है उसके चयन में उसका जो मानदंड क्या होना चाहिए आपको बताना है। जैसे फर्स्ट है, अभ्यास के लिए पर्याप्त कार्यपत्रक या वर्कशीट। उसके बाद प्रतिदिन शब्द भंडार और वाक्य। उसके बाद है सीखने योग, विस्तार और शिक्षण योग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीखने योग, विस्तार और शिक्षण योग। ये जो है भाषाई संबंधी गतिविधियों का मानदंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, सीखने योग, विस्तार और शिक्षण योग। उसके बाद है, किसी बच्चे के आत्म केंद्रित वाचन से क्या तात्पर्य है। किसी बच्चे के जो है आत्म केंद्रित वाचन से क्या तात्पर्य है। बच्चे यह मान लेते हैं कि दूसरे लोग बिल्कुल वैसे ही सुनते हैं और महसूस करते हैं जैसा कि वे करते हैं। बिल्कुल सही बात है। आत्म केंद्रित वाचन का अर्थ क्या हुआ कि बच्चे यह मान लेते हैं कि हम जैसे सोचते हैं वैसे वो भी सोचते होंगे, हम जैसे करते हैं वैसे वो भी करते होंगे। इस तरह की सोच जो है एक तरह से आत्म केंद्रित वाचन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है, चॉम्स्की ने प्रतिपादित किया कि मनुष्य के पास डैश है जिसके रहते बच्चे भाषा अर्जित करते हैं और प्रयोग कर पाते हैं। तो चॉम्स्की महोदय ने क्या प्रतिपादित किया कि मनुष्य के पास डैश है जिसके रहते बच्चे जो है भाषा अर्जित करते हैं और प्रयोग कर पाते हैं। भाषा अर्जन उपकरण, सार्वभौमिक उपकरण, बोधगम्य निवेश, संप्रेषणात्मक दक्षता। तो आपका भाषा अर्जन जो उपकरण है ये जो है मनुष्य के पास होता है, जिसके कारण बच्चे क्या करते हैं, भाषा को अर्जन करते हैं और प्रयोग करते हैं। तो भाषा अर्जन उपकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो सभी बच्चों में पाया जाता है। उसके बाद है, उपचारात्मक शिक्षण किसे कहेंगे। उपचारात्मक या निदानात्मक जो शिक्षण होता है वह क्या होता है, वही आपको बताना है। जैसे पहला है, शिक्षण के लिए तैयारी, यादृच्छिक प्रक्रिया, प्राथमिक स्तर के अध्यापकों हेतु शिक्षण कार्यक्रम, व्यवस्थित प्रक्रिया। तो ये आपका जो एक तरह से व्यवस्थित प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, एक 12 वर्षीय बालिका अनेकार्थी शब्दों के प्रयोग से बहुत आनंदित होती है।
उसका यह आनंद क्या संकेत देता है। एक 12 वर्ष की वो लड़की है, बच्ची है, जो मतलब कि अनेकार्थी शब्द जब पढ़ते हैं तो उससे जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आनंद मिलता है। तो यह आनंद किस ओर संकेत कर रहा है आपको बताना है। फर्स्ट है विमर्श की भाषा की जागरूकता, अर्थगत झुकाव, निगमनात्मक तार्किकता, उसके बाद है मानसिक अवरोध। तो वह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विमर्श की भाषा जागरूकता। तो इस तरह से हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन हिंदी के हम लोग कवर किए। तो आप लोग अभी तक चैनल पे नए हैं तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।